नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति इस वक्त अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां एक दौर खत्म होने की आहट है तो एक नई सत्ता कहानी लिखी जाने की तैयारी भी चल रही है। करीब 2 दशक तक सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि ये भी है कि बिहार की राजनीति की दिशा अब किस ओर जाएगी। क्या पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी? क्या सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं या कोई नया चेहरा सबको चौंका देगा? क्या सामाजिक समीकरण ओबीसी, ईबीसी और सवर्ण राजनीति फिर से सत्ता का गणित तय करेंगे? और इसी के साथ नए मुख्यमंत्री के आने पर प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। क्या नई टीम बिहार को तेज फैसलों की ओर ले जाएगी या अनुभव की कमी चुनौती बनेगी? शिवानंद तिवारी का भी एक बयान आता है, इस सियासी कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ता है वो। अगर नीतीश केंद्र में जाते हैं तो क्या ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत होगी? तो कुल मिलाकर सवाल बड़ा है कि क्या बिहार सिर्फ चेहरा बदलने जा रहा है या पूरी सियासत का खेल ही बदलने वाला है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी और राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचगवे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले रवि रंजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से 21 साल बाद, 20 साल बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं। 2005 के बाद नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनका सीएम पद छोड़ना अब तो लगभग तय ही माना जा रहा है। लालू युग आया बिहार में, नीतीश युग आया, अब एक नई राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है। बीजेपी जेडीयू के लीडरशिप ने पावर ट्रांसफर की पूरी रणनीति बना ली है और समृद्धि यात्रा के दौरान हमने देखा कि नीतीश कुमार जिस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर मुखर थे और समृद्धि यात्रा को उनकी विदाई के तौर पर भी देखा जा रहा था, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव बिहार में नई स्थिरता लाएगा या कुछ सियासी खींचतान इसमें बढ़ेगी? सर, आपका म्यूट है हाँ शायद। मैत्रेयी, हाँ। मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक जो बातें वो कर रहे हैं, एक तो हम्म। उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। आप उनके एक्शंस देख रही हैं, सभाओं में वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं और वो हम्म। कब क्या कहेंगे और फिर उसके बाद वो पलट जाएंगे और उनको उनकी तो ये आदत रही है, तो वो हम्म। क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख दिया। हम्म। उन्होंने 3 बार किया, माने भागलपुर, पूर्णिया में किया, भागलपुर में किया, जमुई में किया। हम्म। ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही सब कुछ करने वाले हैं या करेंगे, और उन्हीं की मंशा से ये सब कुछ हो रहा है। पर हम्म। आप जरा ध्यान दीजिए कि नीतीश कुमार ने जिन जिन लोगों के कंधे पर हाथ रखा, हम्म। उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। हम्म। आपको याद है कि एक जमाने में जदयू की कमान आरसीपी के हाथ में थी, और बिल्कुल। आरसीपी का आज कहां पर बैठे हैं? नीतीश हम्म। कुमार ने सब कुछ उनको सौंप दिया था। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनको आगे ले जाएंगे, उन्होंने पार्टी की कमान उनको भी सौंप दी थी, लेकिन हम्म। उपेंद्र कुशवाहा आज कहाँ है? हम्म। आप एक दो उदाहरण नहीं, माने मुख्यमंत्री आवास में रहने लगे थे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और कहने लगे कि ये सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर भी आज कहाँ है? ध्यान दीजिए। एक हम्म। और नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, अभी पिछले दिनों जब नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार में थे, तो तेजस्वी यादव को सामने लाकर प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि अब यही इन्हीं को सब कुछ देखना है, यही करेंगे, सब कुछ जो करना है सब यही करेंगे। हम्म। लेकिन आज तेजस्वी यादव आज कहाँ है? तो आज वो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर ये संकेत दे रहे हैं कि आगे जो कुछ भी करना है इन्हीं को करना है। लेकिन क्या यही बात है नीतीश कुमार जो कर रहे हैं? नीतीश कुमार क्या आगे कुछ दूसरा कुछ नहीं कर रहे? अभी जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया, और हम्म। क्यों भरोसा किया जाए जब उनके पुराने रिकॉर्ड्स इस तरह के नहीं हैं? हम्म। तो आप देखते जाइए बिहार के सियासी हलचल को, और इसमें बड़ी हलचल और होने वाली है। नीतीश कुमार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक तो है कि उनकी राजनीति जिस तरह से चल रही है, उसके आगे केंद्र में जो बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता जो राजनीति करने वाले हैं, वो उनके आगे कुछ है नहीं। हम्म। आगे देखिए, अभी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दीपक कोचगवे सर, जिस तरह से रवि रंजन सर कह रहे हैं, ऐसे तो कई नाम सामने आ रहे हैं और
हम चर्चा एक एक करके करेंगे। सम्राट चौधरी का नाम फिलहाल सबसे आगे है सीएम की रेस में, और वो कुशवाहा समाज से आते हैं, लव कुश समीकरण को मजबूत कर सकते हैं, आक्रामक शैली है, लंबे राजनीतिक अनुभव वाले हैं, बीजेपी के रणनीति में भी वो फिट बैठते हैं। हालांकि दूसरी पार्टी से आने के कारण पार्टी के अंदर विरोध भी उन्हें झेलना पड़ता है जिस तरह से। और एक अभी हम बातचीत ही कर रहे थे, रामबंधु वत्स हमारे साथ जुड़ते हैं अक्सर डिबेट में, वो ये एक बात कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी हमेशा से नीतीश कुमार के पसंदीदा रहे हैं। इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पहली पसंद है सम्राट चौधरी। क्या चल रहा है? क्या अंदरूनी कुछ विरोध इसमें भी चल रहा है क्या सम्राट चौधरी के नाम पर, या कुछ और भी है बात? देखिए, जिस तरह से सम्राट चौधरी के बारे में ये बातें कही जा रही, नीतीश कुमार उन्हें पसंद कर रहे हैं, नीतीश कुमार उन्हें चाहते हैं, नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, नीतीश कुमार ने उनको देखकर मुस्कुरा दिया, ये बात अलग है। चुनना है भारतीय जनता पार्टी को, और वो अपने प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है, और ये भी चाहती है कि हम इस मुख्यमंत्री के चेहरे के बाद बिहार में लंबे समय तक कब्जा जमाए रखें। इसके लिए बीजेपी के खेमे में भी मंथन हो रहा है। अब सवाल दिखते है कि भाई आखिर सम्राट चौधरी को ही क्यों नीतीश कुमार चाह रहे हैं, या गृह मंत्री अमित शाह चाह रहे हैं। नाम भी बहुत आ रहे हैं, मगर मैं इसकी चर्चा कर देता हूं कि लगभग जेपी आंदोलन से निकले हुए दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने 30 वर्षों से अधिक तक बिहार में राज किया, और जेपी आंदोलन में जनसंघ के भी बड़े नेता शामिल थे। वो उभरकर सामने अभी तक नहीं ले आए। तो जो जेपी मूवमेंट में या भाजपा के या जनसंघ के कट्टर समर्थक थे, कट्टर लोग थे, क्यों नहीं नीतीश कुमार के कार्यकाल में अपनी दावेदारी पेश की? क्यों नहीं वो अकेले बीजेपी को अकेले दम पर चुनाव में जिताया? आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव के इतिहास में सिर्फ एक बार लालू प्रसाद यादव ने पूरा बहुमत लाया, और उसके बाद नीतीश कुमार बहुमत के आंकड़े को छू चुके थे। उसके बाद किसी ने अकेले बहुमत नहीं लाया। तो ये सवाल में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। तो उन्हें एक ऐसा नेता मिला जो नीतीश कुमार का पहले घोर विरोधी, जिसने कहा, ये देखिए गजब की राजनीति है, ये कहा कि मैं नीतीश कुमार को जिस दिन हटा दूंगा उस दिन पगड़ी खोल दूंगा। उसके बावजूद नीतीश कुमार अगर वो चाह रहे हैं तो नीतीश कुमार को 1994 का वो कुर्मी चेतना रैली याद आ रहा है, जिसमें लव कुश की जोड़ी जमी थी। गैर यादवों का एक अच्छा समीकरण बना था, लव कुश को लेकर चलना चाहते हैं। तो इसलिए अब वो लव कुश यानी कोयली के रूप में एक जातीय समीकरण अगर आप लेते हैं तो कोयली के रूप में वो सम्राट चौधरी को बेहतर मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का भी पीठ ठोक रही है बीजेपी। उन्हें अपने कोटे, उन्हें इस तरह से राज्यसभा भेजी कि उन्हें कोई परेशानी न हो, वो सीधे राज्यसभा चले गए। तो एक कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा, एक कुशवाहा सम्राट चौधरी। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो चाहते हैं कि अगर वो सीएम होते हैं और निशांत कुमार डिप्टी सीएम होते हैं तो लव कुश का कॉम्बिनेशन बिहार में आता है, क्योंकि यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति का कॉम्बिनेशन लव कुश है। तो ये नीतीश कुमार ये सोचते होंगे, और नीतीश कुमार जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, आपको याद हो, देखिए एकाएक सम्राट चौधरी कैसे आ गए। उनकी जो राजनीतिक यात्रा है 1990 से है, और वो 95 में एक बार 89 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए वो किसी मामले में जेल में थे। उसके बाद फिर वो 99 में
राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, एज का मामला हुआ, तो कहीं ना कहीं वो लगे रहे, और लगे रहने के बाद जेडीयू, आरजेडी, हम और सब जाके बीजेपी में 17 में ज्वाइन की। आखिर एक ऐसा चेहरा बीजेपी चाहती है जो बोलता हो, जिसमें दम हो, जो टकरा सके तेजस्वी यादव से और लालू यादव से, वो आगे की राजनीति में उन पर हावी रहे। तो उसको लेकर भरोसा जताया है अमित शाह ने। आपको देखिए हाल फिलहाल की बात, उन्हें पूर्णिया में बुलाया गया, सीमांचल के मसले पर उनको अपने साथ बिठाया गया, और सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार ने होम मंत्रालय उन्हें देने पर राजी वो हो गए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यात्रा मुख्यमंत्री की अब समाप्त हो रही है। और नीतीश कुमार, अब देखिए सवाल है कि ये जो अटकलबाजियां हैं वो नहीं है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार 10 अप्रैल से जब उनका शुरू होगा राज्यसभा का काल, तो वो 30 मार्च तक विधानसभा में त्यागपत्र, विधान परिषद में त्यागपत्र देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो स्वतः राज्यसभा का वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जा रहे हैं। और आपने जैसे शिवानंद तिवारी के पोस्ट की चर्चा की कि अगर उन्हें मंत्री बना देते हैं तो ये एक बड़ी राजनीतिक भूल होगी। तो ये सारी बातें हैं और नीतीश कुमार जा रहे हैं। मगर हाँ, अभी भी बीजेपी चौंकाने वाले नतीजे करती है। बीजेपी के हाथ में कुछ और ऐसे जो लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, बिल्कुल, हम एक चेहरों पर बात करेंगे, चाहे वो ईबीसी चेहरे हो, यादव चेहरे हो, सवर्ण चेहरे हो। विनय सर, एक और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पर इस बार बीजेपी मेहरबान नजर आई। जिस तरह से राज्यसभा में एक तरह से सीट देने की बात हो गई, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी विलय कर सकती है और उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे आ सकता है मुख्यमंत्री के लिए। तो क्या इस तरह की बात सामने आ रही है विनय सर? सर आपका माइक म्यूट है। इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेरी सरकार हो, मेरा मुख्यमंत्री हो। ये उत्तर भारत का जो इलाका है, इस इलाके में हर जगह बीजेपी सफल रही अपना मुख्यमंत्री बनाने में। अब तक बिहार में कामयाब नहीं हो पाई। पहली बार एक अवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का। तो बीजेपी इसमें तो कोई इब्बट नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोट का समीकरण भी ठीक हो, और वोट के समीकरण में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर दिया है, चिराग पासवान को भी ऑफर है। चिराग पासवान भी अगर अपनी पार्टी को मर्ज करा ले तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है बिहार में, जान लीजिए। हालांकि चिराग पासवान अपनी पार्टी को मर्ज कराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कई लोग उनसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी पार्टी को मर्ज करा देते हैं बीजेपी में तो हम आपको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो बड़ी बात आप विनय सर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप इनसाइड इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। कहां से, कौन से नेता चिराग पासवान से मिले हैं, बातचीत किए हैं? देखिए, कई नेता हैं जो उनके टच में हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और हम नाम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं चीजों को कि किन लोगों ने उनसे कहा है। और अगर आप कहती है तो मैं बता ही देता हूं। एक नेता का नाम असम के मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आ जाए तो हम बीजेपी का चेहरा बना सकते हैं उनको। और भी कई चैनल से बात हो रही है। तो मुझे लगता है, लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 2000 के बाद जब ये पार्टी बनी थी, रामविलास पासवान ने इस पार्टी को बनाया था, बाद में इसमें विभाजन भी हुआ, फिर चिराग पासवान ने इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो, लेकिन ये प्रस्ताव जरूर है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी प्रस्ताव है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहले भी इस तरह का प्रस्ताव रहा है। एक समय उनको कहा गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं। लेकिन जो आज की परिस्थिति बन रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा मेरे ख्याल से
भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रही थी कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा गया कि उनके विधायक जो हैं वो नाराज नजर आ रहे थे, और जो उपेंद्र कुशवाहा के मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, जब उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, जिस तरह से विधायक नाराज थे, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की स्थिति उतनी भी मजबूत नजर नहीं आई। तो उपेंद्र कुशवाहा का तो फिर भी एक जिक्र हो सकता है। चिराग पासवान के लिए अगर कहें तो लगातार वो कह रहे हैं कि हम संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। रवि रंजन सर, एक और नाम है दीघा के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया, कहा जा रहा है कि ईबीसी चेहरा है, तो उसके तौर पर बीजेपी हो सकता है कि ट्रम्प कार्ड खेल सकती है, और क्योंकि ईबीसी की आबादी जो है वो बिहार में 36% के आसपास है, और ये एनडीए का जो है मजबूत वोट बैंक है, और अगर संजीव चौरसिया का संघ बैकग्राउंड भी रहा है, साफ छवि है उनकी, और प्रशासनिक अनुभव की थोड़ी कमी है, क्या बिना प्रशासनिक अनुभव या और भी तरह की जो बातें चल रही है, क्या संजीव चौरसिया का भी नाम सामने आ सकता है? देखिए, एक नाम तो संजीव चौरसिया का जरूर है। जो 4-5 नाम चल रहे हैं उसमें नित्यानंद राय, संजीव चौरसिया, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी, ये कुछ नाम हैं। पर संजीव चौरसिया के साथ बात ये है कि वो 5-6 बार के विधायक तो जरूर हैं, लगातार विधायक रहे हैं, और प्रशासनिक ये भी है उनकी, माने योग्यता है संजीव चौरसिया की। उनके पिता गंगा प्रसाद राज्यपाल रहे थे, और संघ से उनका पुराना लगाव है, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत है संजीव चौरसिया की, ये हम कह सकते हैं। लेकिन संजीव चौरसिया को बनाकर आखिरकार लालू राबड़ी से टक्कर लेने के लिए नीतीश कुमार ने जो समीकरण बनाया था, वो समीकरण उनका कुर्मी, कोयरी, धानुक, ये सब मिलकर एक सशक्त मजबूत समीकरण बन पाया। महादलित उसमें जोड़ दिया उन्होंने, तब जाकर वो लालू राबड़ी से लड़े थे, उनके एमवाई समीकरण से लड़े थे। तो अभी इससे अलग हटके कोई नई बात वो सोच रहे होंगे, ऐसा लगता नहीं है, और इस कारण से ये लग रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम आगे है। पर संजीव चौरसिया भी एक नाम हो सकते हैं, क्योंकि अगड़ी जाति से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जैसा वो कह रहे थे कि जदयू से कोई हो सकता है, तो जदयू में तो विजय चौधरी ही एक नाम ऐसा लग रहा है जिस पर नीतीश कुमार की सहमति हो सकती है। पर अगड़ी जाति से किसी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा, तो नाम जो है या तो यादवों को साधने के लिए वो आगे कर सकते हैं नित्यानंद राय को, या फिर उनका जो लवकुश समीकरण जैसे कि कहा जा रहा है, तो लवकुश समीकरण को अगर साधना है तो सम्राट चौधरी आगे हैं। संजीव चौरसिया भी एक नाम तो जरूर चर्चा में है, और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम समय में एक नाम खोल देती है। आपने देखा मध्य प्रदेश में चौथी पंक्ति में खड़े एक व्यक्ति को बनाया गया, राजस्थान में भी ये हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ, तो यहाँ भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी चौंका दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नाम है वो एक नाम तो जरूर आप ठीक कह रही है कि संजीव चौरसिया का भी नाम चल रहा है। दीपक सर, जिस तरह से नित्यानंद राय का भी एक नाम चल रहा है, यादव समाज से आते हैं, लेकिन बीजेपी की जो एंटी यादव राजनीति है या एक छवि है बीजेपी की, और कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय जो है वो केंद्र में जो बीजेपी के राजनीति करते हैं उन लोगों को पसंद है, लेकिन जब बिहार की बात करें तो नित्यानंद राय को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। क्या बीजेपी नित्यानंद राय को आगे कर सकती है सीएम फेस के तौर पे? देखिए, जहाँ तक नित्यानंद राय की बात है, नित्यानंद राय एक बहुत पुराने भाजपा के बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर रहे हैं, उस समय से रहे हैं जब मैंने देखा है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा आई थी और वो जब हाजीपुर के पास पहुंची थी, तो उस समय युवा थे, ये युवा बड़े जोश वाले नेता थे। उसी समय से बीजेपी ने इन पर नजर बनाया और लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि इनका नाम चल रहा है। एक बार इन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था लालू के जो यादव समीकरण को कट करने के लिए, मगर वो 20 के चुनाव में नहीं दिखा जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 76 सीट दिखा। मगर जहां तक अभी का जो मसला है, देखिए नाम बहुत चल रहे हैं, आपने अभी जिन नामों की जिक्र किया, अभी बिहार में मुझे लगता है कि विधायकों में 30 या 32 विधायक राजपूत हैं। क्यों नहीं श्रेयसी सिंह का भी नाम चल रहा है। श्रेयसी सिंह भी एक पसंद है और एक अच्छी पसंद हो सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बेटी रही है और अपने और एक पढ़ी लिखी महिला, उनका भी नाम चल रहा है।
संजीव चौरसिया का भी एक अच्छा नाम है, आपने जैसे बताया कि गंगा बाबू के लड़के और बड़े कर्मठ है दीघा क्षेत्र में। तो नाम बहुत चल रहे हैं, नाम लेना है, सेलेक्ट करना है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। कल दिल्ली में इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में सारी चर्चाएं हो रही। मगर मुझे जो लगता है, और आप कहेंगे कि नीतीश कुमार की बात को मान लेंगे, हो सकता है कि इनके पार्टी का फोल्ड कहे कि भाई हमें ये उम्मीदवार अच्छा लगता है, कोई भी उम्मीदवार आएगा तो बीजेपी का। और जिस तरह से आपने कहा कि चिराग पासवान, विनय जी मैं बता रहा हूँ, चिराग पासवान के पास 19 एमएलए हैं, 5 एमपी हैं। चिराग पासवान ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कि वो पार्टी का विलय करके अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देंगे। चिराग पासवान आगे की रणनीति देख रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है, मैं आपकी ये को काट नहीं रहा हूं, मैं अपनी एक समझ है वो बता रहा हूं कि चुनाव सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और जो नाम चल रहे हैं उस पर बैठक मंथन जारी है। अभी ये भी सब खड़वास के बाद डिक्लेयर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार 30 मार्च तक रिजाइन करेंगे, विधान परिषद से वहां जाएंगे, उसके बाद नेता घोषित होगा, उसके विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सम्राट अगर होंगे तो विधायक दल के नेता चुनने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी विधायक दल के नेता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मगर इन प्रक्रियाओं के बीच सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के साथ हर जगह जा रहे हैं। और नीतीश कुमार एक तरह से नीतीश कुमार अपने फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि मैंने इन वर्षों में क्या किया, अब ये आगे ये लोग करेंगे, ये दिखाते हैं ये लोग करेंगे। ये लोग मतलब बीजेपी भी हो सकता है। सम्राट चौधरी के नाम से उन्होंने कभी नहीं कहा कि सम्राट चौधरी ही करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की बात में थोड़ा जैसे मैं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उत्साही हुए, क्योंकि बीच में उनके पार्टी में जिस तरह से मरमरिंग हुई थी, जिस तरह से विधायकों की टूट होने की संभावना थी, ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ निर्णय ले सकते हैं। मगर हाँ, अब राज्यसभा जाएंगे, फुल टर्म राज्यसभा मिल गया उनको, और 4 सीट वाले में उपेंद्र कुशवाहा इंपॉर्टेंट हो गए, और 5वें सीट में जो चर्चा थी वो नहीं आ रही। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे पहले भी पार्टी का विलय उन्होंने किया है जनता दल यूनाइटेड में जाने से पहले, जब उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, वो किए थे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और चेक एंड बैलेंस वाली बात बीजेपी कर रही है कुशवाहा को लेके, एक तरफ सम्राट चौधरी का ठोक रही है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी स्ट्रीम में ला रही है। और आपने देखा है कि उनके बेटे को कैसे मंत्रिमंडल मिल गया बिना किसी ये के। तो बहुत सारे अभी बातें हो रही हैं, और मुझे लगता है नित्यानंद वाली राय बात पर थोड़ा दम दिखता है मुझको, क्योंकि नित्यानंद राय का भी एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो होम मिनिस्टर 5 साल इससे पहले रहे, फिर अभी भी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार में पकड़ है, मगर देखा जाए क्या निर्णय होता है। और जिस तरह से नामों की चर्चा चल रही है, हम लोग विनय सर, जिस तरह से खैर आपने तो चिराग पासवान को लेकर ये कहा कि वो संगठन को ही अभी मजबूत करेंगे, उनके पास नेता आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। दीपक कोचगवे सर, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि विनय सर ने ये कहा था कि बातचीत चल रही है, लेकिन वो भी संगठन को मजबूत ही करना चाह रहे हैं। अभी उनका ऐसा कोई प्लान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सर, निशांत कुमार को लेकर या विजय चौधरी को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि उनका रोल क्या होगा, कई लोग कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है ताकि जेडीयू का जो संतुलन है वो बना रहे। और इससे साफ है कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली जाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ जो है वो बनी रहेगी। तो क्या निशांत कुमार को लाना या विजय चौधरी को लाना, वो एक डिप्टी सीएम के तौर पर, क्या ये सही साबित होगा नीतीश कुमार का ये फैसला? ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है और जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार लगता है कि
नीतीश कुमार अब तो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं पार्टी के, और जब पार्टी के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो पूरा कमान तो उन्हीं के हाथ में रहेगा। और वैसी स्थिति में हो सकता है कि निशांत को केवल मंत्री बनाया जाए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने पार्टी से वो किसी और को नामित कर सकते हैं बेहतर फंक्शनिंग के लिए। और तब तक निशांत मंत्री अगर रहते हैं तो उनके पास अनुभव होगा और तब आगे फिर वो अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि फिलहाल पार्टी की कमान नीतीश कुमार अपने हाथ में रख रहे हैं। और जो चुनाव की प्रक्रिया है अंतिम चरण में है, संगठन चुनाव जदयू का प्रदेश स्तर तक तो सारा फैसला हो चुका है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा तो नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं। हाँ, पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी इस समय बीजेपी जदयू के पास है। तो जदयू में पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई निशांत ही बने। पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार समेत कई नेताओं ने मांग की है कि निशांत को बनाया जाए। निशांत योग्य हैं, काबिल हैं, तो उनकी योग्यता और काबिलियत पर तो किसी को शक नहीं है। और कहा भी जाता है कि भाई मछली का बच्चा, उसको तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो स्वयं तैरने लगता है। तो जो पॉलिटिशियन का बच्चा है, और नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन का जो आधुनिक चाणक्य माने जाते हैं बिहार की राजनीति में, तो उनके पुत्र है निशांत, तो उनकी काबिलियत पर तो कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन ये तय करना, सारी चीजें तय करना है नीतीश कुमार को। एक चीज समझिए, अगर बीजेपी अकेले कोई चीज तय नहीं कर पाई, तय करना है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंस के बिना कोई चीज नहीं हो पाई। ऐसे में मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है मुख्यमंत्री की रेस में, क्योंकि सम्राट चौधरी से इनका पुराना रिश्ता रहा है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाने का काम किया, और एक लव कुश समीकरण उन्होंने कायम करने का काम किया। पहले लव कुश होता था, अब कुश लव होगा। और इस वोट बैंक को नीतीश कुमार बचा के रखना चाहते हैं। आगे उनके पुत्र अगर राजनीति आगे जारी रखेंगे तो ये समीकरण बचा रहेगा, तब इनके पुत्र भी भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तमाम चीजों को देखने के बाद जो मैंने संभावना की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि इसलिए चाहती है चिराग पासवान को कि कोई दलित मुख्यमंत्री अभी नहीं है देश में बीजेपी फोल्डर में। तो एक बड़ी आबादी देश की दलितों की आबादी है। तो ऐसे में, और अगर बिहार के चुनाव को आप विश्लेषण करेंगी तो देखेंगे कि बिहार का जो चुनाव हुआ था उसमें दलितों की बड़ी भूमिका थी एनडीए को जीत दिलाने में। पूरी तरह से जो एनडीए के लीडर हैं, खास करके बिहार में जो दलित लीडर है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अशोक चौधरी हो, श्याम रजक हो, जो चर्चित चेहरे, सब चेहरे आज एनडीए के साथ बिहार में, जिनकी पूरे बिहार में फैंस फॉलोइंग है, जिनका पेन बिहार में पहचान है, वो सारे चेहरे आज एनडीए के साथ है। तो इसलिए दलित मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार हो सकती है। और इसमें सबसे बेहतर नाम, लेकिन अब चिराग करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो तैयार होंगे करने के लिए, लेकिन उनको ऑफर है और उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है ऑफर में। क्योंकि जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो मुझसे ही कहा था कि अगर चिराग आए तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो ये क्लियर कट है। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो चूंकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट है, लंबा राजनीति के कैरियर रहा है, बिहार में विपक्ष के नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो बहुत कुशल प्रशासक हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं तो वो कुश और लव का जो समीकरण है कायम रहेगा। लेकिन इन सब के, और जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, हार्डकोर बीजेपी माने जाते हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड भी उनका रहा है, बहुत ही जुझारू नेता है। देखिए, कई नेता ऐसे हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में, और सही कहा कि महिलाओं में भी श्रेयसी की एक अपनी पहचान बनी है, श्रेयसी सिंह की,
ओलंपियन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, पॉलिटिकल लीगेसी है, लेकिन और भी कई नाम हो सकते हैं। रूढ़ी का नाम हो सकता है, बहुत ही कुशल नेता है बिहार देश में। तो अगर राजपूत से बनाना हो तो रूढ़ी भी बन सकते हैं। तो ये तो केंद्रीय आला कमान। लेकिन फिलहाल अगर आप बिहार की जो राजनीति है, और अगर राजनीति को बहुत करीब से आप देखेंगे और जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ता है नीतीश कुमार का, उसमें सम्राट चौधरी निश्चित रूप से आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में। रवि रंजन सर, नए मुख्यमंत्री के आने के साथ मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव जो हैं वो तय माने जा रहे हैं। कई पुराने चेहरों की हो सकता है कि छुट्टी हो और नए नेताओं को मौका मिले। साथ ही एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद अधिकारियों को केंद्र में डिप्यूटेशन पर ले जा सकते हैं, जिससे राज्य की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। इसलिए इससे जो फैसलों की प्राथमिकताएं हैं और काम करने का तरीका वो भी बदल सकता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि कौन से नाम जिनकी चर्चा हो रही है कि वो हट सकते हैं मंत्रिमंडल से और जुड़ सकते हैं, और क्या इस तरह की भी चर्चा है, क्या नया प्रशासन बिहार में तेज फैसले ले पाएगा, जिस तरह से बात चल रही है कि प्रशासनिक फैसले भी कुछ हो सकते हैं? रवि रंजन सर, म्यूट है आपका। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार चलाने का अनुभव बिहार में तो कम से कम नहीं है। तो बिहार में सरकार पहले से भी नीतीश कुमार की सरकार ऑफिसर्स ही चलाते रहे हैं। जितने नीतीश कुमार के चाहिए थे 4-5 आईएएस ऑफिसर हैं जो बिहार की सरकार चलाते हैं। प्रत्यय अमृत जिनको उन्होंने मुख्य सचिव बना रखा है, और भी कई आईएएस हैं जो उनकी सरकार चलाते हैं। अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें से बहुत बड़ा फेरबदल होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता अपने कब्जे में लेनी होगी तो उनको ये करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह विभाग को लेकर सम्राट चौधरी ने उसको चलाया, अपने कब्जे में लिया है। इधर हाल के दिनों में उस पर अपनी पकड़ बनाई है, और गृह विभाग को भारतीय जनता पार्टी कभी भी छोड़ना नहीं चाहती है। तो गृह विभाग तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। मंत्रालय में विजेंद्र यादव जो नीतीश कुमार के सबसे चहेते रहे हैं और उनको लगातार मंत्रालय में उन्होंने रखा है, तो विजेंद्र यादव आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हालांकि अब वो उनकी उम्र भी हो चली है। विजय चौधरी को वो हमेशा चाहेंगे। नीतीश कुमार की मंशा ये जरूर रहेगी कि विजय चौधरी मंत्रालय में रहें। अशोक चौधरी को भी वो उनके चाहते हैं, वो मंत्रालय में रहें, वो चाहेंगे। तो जदयू अपने कोटे से जिन मंत्रियों को रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ी मुश्किल जरूर होगी कि नीतीश कुमार जब सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तो एक बड़ी शर्त रखेंगे, और वो चाहेंगे कि उनके लोगों को अच्छे पद मिले, और माने जो मलाईदार विभाग कहे जाते हैं वो उनको मिले। तो निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि उनको सत्ता अपने हाथ में लेनी है, तो उनको बैकफुट पर थोड़ा कुछ तो जाना पड़ेगा, कुछ मंत्रालयों को छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार कुछ मंत्रालयों को अपने कब्जे में लेंगे तो निश्चित रूप से नाम भी बदलेंगे और चेहरे भी बदलेंगे। मैत्रेयी, हमारे साथ संतोष सर भी जुड़ गए हैं। संतोष सर, जिस तरह से शिवानंद तिवारी का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राजनीतिक जीत होगी, और उन्होंने याद भी दिलाया कि नीतीश कुमार जो हैं वो मोदी के कड़े विरोधी थे। अब दोनों का साथ आना राजनीति में बदलते रिश्तों और अवसरवाद की झलक दिखाता है। तो क्या ये बदलाव जो है वो मजबूरी की राजनीति है या सोची समझी कुछ रणनीति है जिस ओर शिवानंद तिवारी इशारा कर रहे हैं? संतोष सर बनते हैं जी। नीतीश जी केंद्र की राजनीति में अब तो जा ही रहे हैं। अब वहाँ मंत्री बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। जदयू नेताओं द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जनता दल यू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर अब डिपेंडेंट हो गई है। उनके जो मेन नेता हैं ये संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा जैसा चाह रही है वैसा वो कर रहे हैं और नीतीश कुमार से करवा रहे हैं। नीतीश कुमार पर उम्र का भी प्रभाव है, वो अस्वस्थ भी है, तो इसी कारण से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार शौक से, भले वो बोल रहे हैं कि भाई हाँ चारों सदन का सदस्य बनना था इसलिए चले गए हैं, राज्यसभा जाने की इच्छा थी, तो ऐसी इच्छा तो भाई पहले भी जा सकते थे। ऐसे समय में
जब 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाया जा रहा था, वैसे समय में नीतीश कुमार को एकाएक राज्यसभा जाने की बात आ गई और राज्यसभा चले गए। अब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे वहां पे, तो जो नीतीश कुमार जी बिहार में जैसा कर रहे थे, मतलब एक प्रकार से अब राष्ट्रगान में ताली बजा रहे हैं, सबको हाथ जोड़े रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े तो अस्वस्थ हैं ही नीतीश कुमार। तो राष्ट्रीय राजनीति में मुझे लगता है कि कोई भी मंत्रालय दिया जाएगा तो ऐसा मंत्रालय दिया जाएगा जहाँ की कोई उन्हें सार्वजनिक जीवन में ना आना पड़े। अभी तो बिहार में ही उनके नाम पर तरह तरह की बातें होती हैं। पूरे राष्ट्रीय राजनीति में जब केंद्र में जाएंगे तो राष्ट्रीय राजनीति में भी तरह तरह की बातें होंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ा पद, हाँ हो सकता है पीएमओ कार्यालय से जुड़े हुए मंत्री या उप प्रधानमंत्री पद देकर एक सम्मान दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो फायदेमंद होगा। अगर बड़ा पद दे करके इनको सम्मान दिया जाएगा तो बिहार में जो नीतीश समर्थक में थोड़ी नाराजगी है वो नाराजगी दूर होगी हम उठने और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। नीतीश कुमार को अगर वहां केंद्र में मंत्री बनाते हैं और बड़ा पद देते हैं तो उनके जो समर्थक हैं, जो नाराज लोग हैं, फिर से भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे। अभी जो स्थिति है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी है। भले वो खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी है और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां रहेंगे उनके समर्थक वहीं वोट देंगे और नीतीश कुमार को सम्मान देकर ही भाजपा उनके समर्थकों को अपने साथ कर सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बना करके उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा। निशांत कुमार को, जो कहा जा रहा है कि अभी सम्राट चौधरी के पास है, तो निशांत को गृह मंत्रालय दिया जाएगा और भी कोई मंत्रालय अच्छा दिया जाएगा और उनकी टीम रहेगी पूरी तरह से। संतोष सर, लेकिन जिस तरह से बात चल रही है गृह मंत्रालय का, आप कह रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय क्या वाकई बीजेपी छोड़ेगी? और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का सीएम होगा, डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा। ये मॉडल बिहार की राजनीति को एक नए ढांचे में तो ढाल देगी, लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण की बात होती है, लीडरशिप की क्षमता की बात होती है, गठबंधन संतुलन की बात होती है, इसमें क्या ये नया मॉडल जो है वो बिहार में लंबे समय तक टिक पाएगा? अभी तो मैं कह रहा हूं कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद आज वो पराजित तभी कर पा रहे हैं जब तक एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए में जिस दिन बिखरा होगा, तेजस्वी फिर से मजबूत बन के उभरेंगे। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में केवल चिराग पासवान अलग हटे थे तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। तो एनडीए को एकजुट रखना होगा। भाजपा को बिहार की सत्ता में अगर लगातार रहना है तो एनडीए को एकजुट रहना होगा और नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना होगा। और नए समीकरण में भारतीय जनता पार्टी, अभी सम्राट चौधरी भले नंबर 1 पे चल रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को, कहा जा रहा है किसी दलित या अति पिछड़े वर्ग से किसी को आगे लाने की, या कुशवाहा समाज से ही किसी को आगे लाने की बात हो रही है। तो जब तक एनडीए एकजुट नहीं रहेगा, नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, तब तक बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को मतलब सत्ता से दूर नहीं रखा जा सकता है। जिस दिन इसमें बिखराव होगा, तेजस्वी यादव फिर मजबूत बनकर के उभरेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे होंगे कि अमित शाह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हो, नीतीश कुमार की सभी शर्तों को मानते हुए पिछले 20 वर्षों से आप देख रहे होंगे, नीतीश जी जो भी शर्त रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी मान लेती है, जानती है कि नीतीश कुमार उनके साथ है, तभी बिहार की सत्ता में जो रह सकते हैं, बिहार की बागडोर में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को रोक सकते हैं। जिस दिन वो अलग होंगे उस दिन तेजस्वी यादव को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो फिक्स वोट बैंक है 25 से 30% तेजस्वी यादव का। और एनडीए का एकजुट, एनडीए में जो जुटे हुए हैं सभी दल, आप ले लिए, नीतीश कुमार का 15% से करीब वोट बैंक है, चिराग पासवान का 6 से 7% वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का 2-3% वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का है, भारतीय जनता पार्टी का भी 20% वोट बैंक है। तो सारे वोट मिल करके वो एकजुट होते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में मजबूत होता है। इसमें से कुछ भी बिखराव होगा तो तेजस्वी यादव मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी, नीतीश कुमार को लेकर चलेगी, नीतीश कुमार की शर्तों को मानते हुए, और निशांत कुमार को अच्छा पद देगी और सम्मान के साथ आगे बढ़ाएगी, तभी एक होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे होंगे, पहली बार मैं देख रहा हूँ कुर्मी समाज नीतीश कुमार के जो स्वजाति हैं, पिछले 25-30 वर्षों में 90 के बाद से 90 से 95 के बीच में कुर्मी समाज थोड़ा एग्रेसिव हुआ था, 90 से 95 के बीच में
उसके बाद से फिर एग्रेसिव कभी नजर नहीं आया था। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका समाज कभी एग्रेसिव नहीं हुआ था। एकदम शांत मन से अपने पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट वर्क में लगा रहता था। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उनका समाज एग्रेसिव हो रहा है। वो मतलब आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम तेजस्वी को वोट दे देंगे अगर नीतीश जी को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है। तो इस नाराजगी को दूर करना होगा, तभी एनडीए मजबूत होगा, नहीं तो एनडीए कमजोर होगा। बिल्कुल, जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है, हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं। दीपक सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान चुप्पी साध रखे थे, कोई डिमांड नहीं था चिराग पासवान का। मांझी हालांकि खुल के सामने आए, उन्होंने कहा कि एक राज्यसभा सीट चाहिए, लेकिन फिर वो शांत हो गए। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो उन्होंने डिमांड किया और उनको उनका फुलफिल भी किया गया। लेकिन चिराग पासवान, क्योंकि 19 विधायक हैं चिराग पासवान के पास, ऐसे में वो डिमांड कर सकते थे। और क्या कुछ बड़ा ऑफर होने वाला है, मंत्रिमंडल में कुछ उनको नया कुछ मिलने वाला है, जिस कारण से चिराग पासवान शांत है? दीपक सर। देखिए, जैसा आपने कहा कि चिराग पासवान के पास 19 विधायक, 5 सांसद हैं, तो चिराग पासवान के बारे में चर्चा हुई थी बहुत कि भाई वो भी चाहेंगे अपनी मां को राज्यसभा भेजना, ये चर्चा उठी थी। और चिराग पासवान ने उससे काट दिया था कि नहीं, ऐसी कोई बात। देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, ये बात तय है। और वो हो सकता है कि डील हुआ हो उनके साथ कि भाई विधान परिषद में आपको एक या दो जगह मिल जाएगा और आप अपना मेरे सहयोग में है, तो वो उन्होंने अपने दिखाया कि आपके सहयोग में है। उनके मन में इच्छा तो है कि आगे आने वाला जो पॉलिटिक्स है, दूर वाली पॉलिटिक्स है, उसमें चिराग पासवान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पिता कभी स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे और हमेशा सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहे। एक बार जब उनकी संख्या बढ़ी थी, 27 या 26 थी, उस वक्त भी उन्होंने अपनी चाहत नहीं की थी, कहा था कि कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से लाया जाए। तो मगर चिराग पासवान धीरे धीरे अब देखते हैं कि बिहार की तरफ वो मुड़ रहे हैं, और बिहार के जब उनको शक्ति मिली है और जब विधानसभा में भी उनके लोग बोल रहे हैं, उनके मंत्री हैं, तो कहीं न कहीं चाहेंगे कि हम बिहार को आने वाले समय में अपने हिसाब से कुछ ऐसा करें ताकि हम यहाँ के मुख्यमंत्री हों। बाहर के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उसका एक मतलब हम नहीं फाइनल निकालते हैं, मगर विश्वास पात्र हैं नरेंद्र मोदी जी के, और नरेंद्र मोदी उनको मानते भी हैं। तो हो सकता था कि राज्यसभा में जो सिचुएशन बना उसको वो मान गए होंगे और जानते होंगे कि हम 19 सीट पर कैसे जीत पाएंगे, हमारे पास संख्या होनी चाहिए। और उधर उपेंद्र कुशवाहा का भी एक मामला बन रहा था। तो ये सब एक अलग बात है, मगर चिराग पासवान। विनय सर, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी, क्योंकि आप एलजेपीआर को लगातार फॉलो करते हैं। तो क्या चिराग पासवान कुछ डिप्टी सीएम की तरह भी इशारा कर सकते हैं? क्या डिप्टी सीएम के पद पर चिराग पासवान चाह सकते हैं क्या कि एलजेपीआर का कोई नेता आए? विनय सर। हर पार्टी की अपनी इच्छा होती है। हाँ। हर दल के लोगों की इच्छा होती है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, हमारा नेता उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन कॉलिशन पॉलिटिक्स में आपको सभी सारी चीजों को देखकर चीजें तय करनी पड़ती है। अब जैसे राज्यसभा की जो चर्चा आप कर रहे हैं, तो अब आप एक चीज देखिए, इसको गौर करिए कि ये जो विधानसभा, वर्तमान विधानसभा है 25 से 30 का, ये 2 और बार राज्यसभा का सिलेक्शन करेगा। 2 और चुनाव जो होगा, यानी कि 2028 का चुनाव, 2030 का जो राज्यसभा का चुनाव होगा, वो यही विधानसभा के सदस्य उसको चुनेंगे, उनके सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को। तो आगे क्या है कि अब एक सीट आपको अगर देखिए कि सहयोगी दल को मिला, तो हो सकता है अगला सहयोगी दल के रूप में लोजपा को 28 में मिले, 30 में हो सकता है जीतन राम मांझी जी को मिले एक राज्यसभा का एक सीट। तो इन चीजों को भी हो सकता है कि बातचीत अंदर अंदर ये हुई होगी कि भाई एक सीट तो हम दे रहे हैं अपने सहयोगी को। अभी चूंकि कमिटमेंट उपेंद्र कुशवाहा के साथ था तो उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, आगे भी जो कमिटमेंट जिसके साथ होगा उसको दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी और फिर विधान परिषद के अलावा आप देख लीजिए, विधान परिषद के अलावा 2027 में राज्यपाल के नॉमिनेशन का भी सीट,
12 सीट खाली हो रहा है राज्यपाल नॉमिनेशन का विधान परिषद में, तो ये दल अपना कोटा वहां भी मांगेंगे। ये जो द्विवार्षिक चुनाव होगा विधान परिषद का मई जून में, उसमें भी अपना कोटा मांगेंगे। तो बहुत, जब आप सरकार में हैं तो आपके पास संभावनाएं बहुत ज्यादा, बिल्कुल आप बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं चीजों को। जब सरकार के बाहर है तो एडजस्टमेंट काफी दिक्कत होता है, और विपक्ष की राजनीति इसीलिए कठिन राजनीति मानी जाती है। और सत्ता की राजनीति, चूंकि सत्ता एक सीमेंट का काम करती है और सीमेंट जोड़ता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अभी हड़बड़ी नहीं है। और लोक जनशक्ति पार्टी को 2-2 मंत्री मिले हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, और कभी भी चिराग पासवान की मां का जाने का सवाल ही नहीं। आपके चैनल पर भी मैंने कई बार कहा कि रीना पासवान की कोई इच्छा ही नहीं है, और वो जब जाना चाहती है तो चली जाती। तो इसलिए कोई उनकी इच्छा ही नहीं, उनकी राजनीति में कोई इच्छा नहीं। वो परिवार को एकजुट रखना चाहती थी, और परिवार के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन सर्वस्व किया। अपने बिल्कुल, एक तरह से परिवार जिस तरह से बिहार की राजनीति है आगे बढ़ते रहेगी, कई तरह की बातें भी सामने आती रहेंगी, अगला सीएम कौन होगा इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया, विनय सर बहुत शुक्रिया, रवि रंजन सर बहुत शुक्रिया, और संतोष सर बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस विषय पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।